नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं साइबर सुरक्षा की मूल बातों के बारे में। आंतरिक सुरक्षा के हमारे कोर्स के 7वें पाठ में आज हम साइबर सुरक्षा की मूल बातों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो पूर्वांचल आईएएस सतत शिक्षा के लिए एक उद्यम है डॉक्टर रवि अग्रहरि सर और उनकी टीम के द्वारा। आप हमारे अन्य क्लासेस के लिए पूर्वांचल आईएएस के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए या फिर इस नंबर पर संपर्क करिए। पूर्वांचल आईएएस लेकर आ गया है आंतरिक सुरक्षा, जो हमारा विषय है, इसके लिए ये किताबें जो कि हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध हैं। आंतरिक सुरक्षा और उसकी चुनौतियों का जो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम है वो पूरा इसमें कवर किया गया है, यूपीएससी के लिए, अन्य स्टेट पीसीएस के लिए और सारे के सारे यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम के लिए, जो जिसमें जो है आंतरिक सुरक्षा एक विषय बनता है। अगर आपको ये किताब चाहिए तो आप हमारे इन नंबर पर जो है संपर्क करके इस किताब को ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं। तो साइबर सुरक्षा जो है, इससे संबंधित कई सारे ऐसे विषय हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे। जैसे कि हम देखेंगे कि साइबर सुरक्षा की मूल बातों के बारे में हमें क्यों जानना है, क्या है ये मूल बातें हमारे परिचय में, और फिर देखेंगे आईसीटी के लाभ और जोखिम क्या है। आईसीटी यानी कि इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध के बारे में देखेंगे। साइबर अपराध के अंतर्राष्ट्रीय आयाम क्या है और विकासशील देशों के लिए परिणाम किस प्रकार से हैं। साइबर अपराध की घटनाओं के बारे में देखेंगे और कुछ परिभाषाओं के बारे में देखेंगे। साइबर क्राइम की जो पूरी की पूरी प्रकार हैं, जिन्हें टाइपोलॉजी भी कहा जाता है अंग्रेजी में, उसको हम देखेंगे। साइबर क्राइम के प्रकार कैसे हैं, और फिर ये देखेंगे कि साइबर क्राइम के तरीके किस प्रकार के हैं, कौन कौन से तरीकों से साइबर क्राइम किया जाता है। कंप्यूटर अपराध और साइबर अपराध का विकास, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साइबर अपराध और इन अपराधों का जो है अत्यधिक प्रभाव किस प्रकार से हो रहा है वो देखेंगे। सामान्य चुनौतियां क्या है पूरे के पूरे इस साइबर सुरक्षा से संबंधित, और साइबर विरोधी रणनीति क्या होगी, यानी कि साइबर क्राइम से विरोधी जो रणनीति होगी वो हम देखेंगे। साइबर अपराध के स्तंभों के भीतर साइबर अपराध के मुद्दे किस प्रकार से हैं वो देखेंगे, और प्रारंभिक बिंदु के रूप में एक साइबर अपराध नीति। तो सबसे पहले अगर हमें साइबर अपराध से निपटना है तो एक नीति बनाते हैं, उसके बाद हम जो है साइबर अपराध से लड़ने में नियामकों की भूमिका किस प्रकार से है। पहले तो एक नीति बनती है, उसके बाद उसमें अधिनियम बनते हैं कि किस प्रकार से साइबर अपराधों से लड़ना है, और वैश्विक नीति और रणनीति किस प्रकार से है साइबर अपराधों से लड़ने के लिए। और भारत में साइबर अपराधों के मामले बहुत ही अजीब अजीब हुए हैं, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा की मूल बातों पर चर्चा करते हैं। तो परिचय में देखते हैं कि कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के उत्पादों में जो है एकीकरण हो गया है, यानी कि कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें कंप्यूटर प्रौद्योगिकी और तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे घड़ियां हैं, जो स्मार्ट वॉच आ रहा है, इसी प्रकार से जो है स्मार्ट स्क्रीन आ रहा है। इन सब में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर तकनीक जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल अब आ गया है। पहले पत्र आते थे जो हम पोस्ट करते थे और जाता था, अभी तो ईमेल आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक मेल आ गया है और इससे जाता है। और हम ये जानते हैं कि जो मुद्रित प्रचार सामग्री है वो बदलकर ऑनलाइन वेब प्रतिनिधित्व हो गया है, यानी कि
ऑनलाइन प्रेजेंटेशन आने लगे हैं। जो प्रचार सामग्री पहले आती थी, जो पेपर वगैरह पे आती थी, इसी के साथ में ई सरकार, ई कॉमर्स, ई शिक्षा, ई हेल्थ यानी कि ई स्वास्थ्य और ई पर्यावरण, इस प्रकार की चीजें सारों में ई लग गया है। यानी कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं, कंप्यूटर के ऊपर हम सारे के सारे काम करने लगे हैं। अब जो नए चीजें हैं इसके बारे में हमने देखा। और इसी प्रकार से ऑनलाइन इस सब से क्या हम कह सकते हैं, सभी कुछ जब ऑनलाइन हो जाएगा तो ऑनलाइन पहचान की चोरी और आपराधिक जो उद्देश्य हैं वो भी बढ़ जाएंगे, ये मामले भी बढ़ेंगे। इसी वजह से साइबर सुरक्षा जो है काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है इन सब चीजों में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे सभी चीजों में जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा है, जिसके वजह से साइबर सुरक्षा की जो है बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आगे देखते हैं आईसीटी के लाभ और जोखिम क्या है। यानी कि कंप्यूटर जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, इसके लाभ और जोखिम किस प्रकार से है। तो ये जो इंटरनेट है और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये सब अवसरों की पेशकश करता है, अवसर बढ़ाता है हमारे लिए बहुत सारी चीजें करने से, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य पाने से, और जो है राजनीतिक काफी सारे अवसर हो गए, और बहुत सारे चीजों से संबंधित आर्थिक विकास सब में ही काम आता है। और ये जो है सूचना तक अनधिकृत पहुंच जो है ये बढ़ाता है, किसी भी सूचना तक हमारी पहुंच जो है उसे बढ़ाता है ये जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है। और इसी प्रकार से ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन खरीदारी, इन सारी चीजों के वजह से जो है काफी ज्यादा लाभकारी है, ऐसा हम कह सकते हैं। पर ये जो है खतरों से भी काफी ज्यादा लैस है, जैसे इसके काफी सारे जोखिम भी हैं। पर अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं ये खतरे जो हैं वो जिस प्रकार से जरूरी चीजें कैसे निर्भर हैं इस पूरी की पूरी प्रक्रिया पर, यानी कि पूरा जो जरूरी सामान है, जरूरी वितरण है चीजों का, वो सब कंप्यूटर पर काफी ज्यादा निर्भर है। तो इस वजह से खतरे जो है वो बढ़ जाते हैं। कौन सी चीजें कंप्यूटर पर निर्भर है, जैसे पानी और बिजली की आपूर्ति जो होती है वो काफी जगहों पर कंप्यूटर तकनीक पर निर्भर है। कार ट्रैफिक जो कंट्रोल होता है वो पूरा का पूरा कई जगहों पर जो है ऑटोमेटेड हो गया, यानी कि अपने आप कंप्यूटर के द्वारा स्वचालित हो गया है। तो अगर ये होगा और कंप्यूटर सही तरह काम नहीं कर पाएगा कभी, तो बहुत ज्यादा खतरे में हो जाएंगे। इसी प्रकार से लिफ्ट है, लिफ्ट अब अपने से चलता है और लिफ्ट के बारे में तो हम जानते ही हैं। तो ये चीज जो है, अगर लिफ्ट में थोड़ी भी तकनीकी खराबी आ गई और इससे कुछ और हो गया तो बहुत ही बुरा होता है। ये सारी चीजें खतरे बन सकती हैं। ये इसी प्रकार से एयर कंडीशनिंग है, और ये सूचना के जो बुनियादी ढांचे और इंटरनेट सेवाएं हैं, ये सब उपलब्ध है हमारे लिए, पर ये खतरा भी बन सकती हैं। इसी प्रकार से ये कहा जा रहा है कि 2003 में जो है दुर्भावनापूर्ण जो सॉफ्टवेयर है, यानी कि मलीशियस सॉफ्टवेयर जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, ये सॉफ्टवेयर के वजह से पूरी दुनिया में 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ था। ये सॉफ्टवेयर जो हैं बहुत सारे जो हमारे कंप्यूटर के कई प्रकार के जो काम हैं उन सब में दखलंदाजी की करते हैं, और कंप्यूटर को भी कई बार जो है करप्ट कर देते हैं, यानी कि काम में नहीं रहता है वो कंप्यूटर, और उसके पूरी की पूरी जो है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम कहते हैं उसे फिर से इंस्टॉल वगैरह करना पड़ता है, रीसेट करना पड़ता है। तो इन सब चीजों के वजह से बहुत ज्यादा जो है नुकसान हुआ, 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ 2003 तक। तो आज के दौर में हम सोच सकते हैं कितना ज्यादा नुकसान होगा। और ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है स्टक्सनेट, जो 2010 में आया था, और ये सॉफ्टवेयर जो है महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमलों के खतरे को रेखांकित करता है। तो ये जो है सॉफ्टवेयर, ये भी इसी प्रकार का एक सॉफ्टवेयर था जिसके वजह से जो है ये एक उदाहरण दिया गया है, जिसके वजह से जो है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो इस प्रकार से
इस तरह से जो है पूरा का पूरा निर्भर होने की वजह से इस पर जो खतरे हैं वो भी बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर पानी की सेवा कंप्यूटर पर निर्भर है तो क्या होगा, कभी ऐसा दिन भी देखना पड़े जब पानी जो है सही तरह से नहीं जा रहा है, नहीं मिल रहा है, और ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। इसी प्रकार से जो है साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध का के बारे में अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव जो है वो साइबर सुरक्षा से संबंधित था और साइबर अपराध जो है उनके खिलाफ था। और ये जो है इस पूरे चीज को एक महत्वपूर्ण जो माना गया उस समय 2010 के बाद से, और ये जो है बहुत ही ज्यादा ध्यान में आया और संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पर जो है अपना काम करना शुरू किया। हालांकि इससे पहले भी हो रहा था, लेकिन ये काफी ठोस कदम लिए गए 2010 में। इसी प्रकार से सुरक्षा को बढ़ाना और महत्वपूर्ण जानकारी के बुनियादी ढांचे की रक्षा करना जो है उसे हम साइबर सुरक्षा कहते हैं। तो सुरक्षा को बढ़ाना यानी कि सुरक्षित जो भी काम हम कर रहे हैं, काम जो है कंप्यूटर पे बिना किए नहीं चलेगा, पर उससे संबंधित जो सुरक्षा हमारी प्रणाली है उसे सही करना, बढ़ाना, महत्वपूर्ण जो हमारी जानकारी है उसे जो है किसी तरह से जो है सुरक्षित रखने की कोशिश, उसकी रक्षा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये सब जो है साइबर सुरक्षा में आते हैं। ये सब कैसे होगा? ये सब होगा अगर हम उचित कानून, उचित प्रणाली और उचित हमारी नीति हो, उन सब से जो है हम ये काम कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम सोचे इसके बारे में, साइबर निजी क्षेत्र और नागरिक के साथ साथ जो हमारे सरकारी जो सरकार है, सबको एक साथ चलना पड़ेगा आगे, और इन सब से ही हम साइबर सुरक्षा जो है वो कर सकते हैं। जैसे निजी क्षेत्र है उन्हें जो है साथ देना पड़ेगा, हमारे जो सरकार है उसका साथ देना पड़ेगा, उन्हें जो है जानकारी देने की जरूरत है साइबर सुरक्षा के लिए, और नागरिक जो है उन्हें सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अपनी सारी जानकारी जो है उन्हें अपने पास रखनी चाहिए। जैसे बैंक से रिलेटेड अगर जानकारी है, इसी प्रकार की जो गोपनीय जानकारी होनी चाहिए उसे अपने पास रखना चाहिए। इससे संबंधित अगर कोई पूछताछ करता है तो उसमें काफी सतर्कता दिखानी चाहिए। ये सब चीजें जो हैं इन सब के साथ ही हो पाएगी। और ये कहा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो जो प्रासंगिक भागीदार हैं, यानी कि जो लोग इन सारे साइबर स्पेस में और इंटरनेट पर जो लोग जिस प्रकार के जो संगठन हैं, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इनके द्वारा कई सारे काम जो किए जाते हैं, तो इन सब को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी सरकारें जो हैं सभी देशों के उनके साथ काम करने की जरूरत है, और ऐसी प्रणाली बनाने की जरूरत है कि इन सब जो अपराध हैं उन्हें रोकने की कोशिश की जाए, और जो है होने के बाद किस प्रकार से इस अपराध के जड़ को वो लोग जो है पहचान पाए। तो ये सब चीजें जो है करने की जरूरत है, और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि साइबर सुरक्षा जो है वो सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर या फिर अपने क्षेत्रीय स्तर पर नहीं हो सकती। ये एक व्यापक दृष्टिकोण रखने से ही हम इससे निपट सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर और एक व्यक्ति के स्तर पर जो है, व्यक्तिगत स्तर पर हम ये कह सकते हैं उस व्यक्ति को काफी ज्यादा सतर्क होना चाहिए। सतर्क किस प्रकार से, किसके खिलाफ होगा, उसके लिए निजी जो क्षेत्र है उन सबको बताना चाहिए कि किन चीजों से उन्हें सतर्क रहना है, सरकार को बताना है कि कैसे सतर्क रहना है। आगे सरकार जो है राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और केंद्र के स्तर पर जो है निजी क्षेत्र के साथ साथ काम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सारे भागीदार हैं उन सबको साथ लेते हुए जो है सुरक्षा को सुनिश्चित करने की जरूरत है। तो इन सब चीजों से ही हो पाएगा। तो इससे संबंधित साइबर सुरक्षा रणनीति की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें तकनीकी सुरक्षा जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है ही है। उसके साथ में जो कानूनी और संस्थागत चुनौतियां हैं उनसे भी लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इससे संबंधित ग्लोबल साइबर जो है
स्पेस एजेंडा जो है इसे लाया गया था और इसके तहत कई सारी ऐसी चुनौतियों के बारे में चर्चा किया गया और ये सोचा गया कि इन चुनौतियों से कैसे लड़ा जाना चाहिए। तो इसमें क्या-क्या चीजें हैं, एक तो तकनीकी स्तर पर जो है हमें प्रणालियां बनाने की जरूरत है, किस प्रकार से हम तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हम जो है कंप्यूटर के द्वारा जो अलग अलग प्रकार के अपराध होते हैं उन्हें रोक पाएंगे। कानूनी स्तर पर अगर ये अपराध हो रहे हैं या फिर उन्हें जो है पता लगाने की जरूरत है पहले से कि कौन कौन से अपराध जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे अपराध हैं जो हम देखेंगे आतंकवादी घटनाएं हैं जिनकी अगर अच्छी तरह से जांच की गई, जो कि की गई है भारत में भी, तो हम आगे देखेंगे ये सारे घटनाएं जो हैं वो ज्यादातर साइबर स्पेस से रिलेटेड ही हैं, उससे संबंधित ही हैं। तो पहले से जो है निगरानी रखने की भी जरूरत है और संस्थागत चुनौतियां जो हैं उन्हें भी जो है देखने की जरूरत है। तो अगर हम ग्लोबल साइबर स्पेस एजेंडा की बात करें तो इसमें सारी रणनीति जो है उस पर चर्चा की गई है। तो 5 कार्य क्षेत्रों में जो है इस पर चर्चा की गई है, जैसे कानूनी उपाय। सबसे पहला जो है एक देश के स्तर पर कानूनी उपाय ऐसे बनाने हैं कि ये सारी घटनाएं हो ही ना और लोग डरे इन घटनाओं को करने से। तो इससे संबंधित जो है विधायी जो चुनौतियां हैं, यानी कि जो कानूनी चुनौतियां हैं उन्हें दूर करते हुए कानून को क्या कौन कौन चीजों पर ध्यान देना होगा, ये देखना होगा कि जो है पहले ये घटना होने से पहले किस प्रकार की निगरानी रखी जा रही है, उससे संबंधित जो अलग अलग तरह के पहलू हैं उन पर किस प्रकार से काम किया जा रहा है, उससे संबंधित कानूनी जो है दृष्टिकोण सही होना चाहिए। और बाद में जब ये घटना घट गई है तो इन लोगों को इस अपराध के लिए किस प्रकार से दंडित करना चाहिए, इससे संबंधित जो है प्रावधान भी होने चाहिए। तो इन चीजों पर काम करने की जरूरत है। इसी प्रकार से तकनीकी और प्रक्रियात्मक उपाय की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रबंधन को बेहतर बनाने की जरूरत है। सारी की सारी तकनीक जो है, इससे हम समझ सकते हैं कि तकनीकी जो तकनीक है जिससे हमें पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है, या फिर हम जो है निगरानी रख सके। जो सर्विस प्रोवाइडर हैं जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उनके जो सर्वर है वहां से ही निगरानी थोड़ी बहुत रखी जाए, या फिर सरकारों को दिया जाए कि निगरानी वे रख सके। इस प्रकार से चीजें जो है सारा तकनीक जो है उसे अच्छी तरह से बनाने की जरूरत है। और संगठनात्मक जो संरचना है इसकी अगर बात करें तो साइबर हमले की रोकथाम, पहचान और प्रतिक्रिया और जो संकट प्रबंधन है इस पर केंद्रित जो भी रणनीति है उसे सही तरह से लाने की जरूरत, जो कि साइबर हमले से जो है ये केंद्रित है। इसी प्रकार से क्षमता निर्माण करने की जरूरत है, जो कि राष्ट्रीय नीति बनाना, क्षमता निर्माण तंत्र को सही करना, जागरूकता लाना, इन सब की जो है जरूरत काफी ज्यादा है। और इन सब चीजों का जो है वर्णन किया गया है इस ग्लोबल साइबर स्पेस जो रणनीति में। ठीक है, तो आखिर में ये कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग जो है ये 5वें पहलू है, जो जिससे जो है पूरा का पूरा जो साइबर स्पेस के जो हमले होते हैं उन पर जो काबू पाने से संबंधित प्रणाली जो है वो पूरी पूरी बन जाएगी। तो इसी प्रकार से यह महत्वपूर्ण है कि कानून प्रवर्तन जो एजेंसियां हैं वो प्रभावी ढंग से जो है जांच और मुकदमा चलाने की अनुमति पा सके। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि जांच और मुकदमा तभी होगा जब आप पूरी तरह से जानते हैं कि एक व्यक्ति ने कुछ कार्य किया है। तो इस प्रकार से नहीं होते हुए मुकदमा जो है वो सही तरह से चलाना, जानकारी पाना, इससे संबंधित जो शक्तियां हैं वो हमारे जो कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं उन्हें देने की जरूरत है, ये कहा गया है। तो ये सब है साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध से संबंधित बातें हमने की। इसी प्रकार से साइबर अपराध के अंतरराष्ट्रीय आयाम की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक अपराध एक देश में हुआ है
यानी कि कोई भी जो है जानकारी सोच लेते हैं कि निकाली गई है, जैसे पूरे फेसबुक पर जितने भी लोग हैं भारत के, उन सब से संबंधित जानकारी निकाली गई है। तो फेसबुक पर जो भारत के लोग हैं, इनकी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? ये जानकारी होगी यूएस में, ठीक है, क्योंकि फेसबुक का जो सर्वर है, हेडक्वार्टर है, वो यूएस में है। तो इनसे संबंधित जो भी जानकारी है वहां से भारत में ही निकाली गई, और काफी सारे ऐसे अपराध और जरूरी जो जानकारी है वो सब उसमें था, जिसका इस्तेमाल करते हुए लोगों को जैसे उससे संबंधित उनसे बात करके जो है उनके अकाउंट नंबर वगैरह निकाल के पैसे निकालने का काम, इस प्रकार के अपराध अगर हो गए तो हम क्या कहेंगे? ये अपराध कैसे हुआ है? क्योंकि ये जो सारी की सारी जानकारी थी वो यूएस में थी, वहां से जानकारी निकाली गई है। तो जैसे इस प्रकार के अपराध होते हैं तो इनमें जो जानकारी होती है वो किसी और देश में होती है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि आज की दुनिया में सभी देशों को जो है एक दूसरे के साथ काम करने की जरूरत है, और इन देशों को जो है इस प्रकार से काम करेंगे तभी वे जो है इस प्रकार के अपराध को से अपने लोगों को बचा पाएंगे। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है। ये जो है अंतरराष्ट्रीय आयाम को बहुत सही तरीके से ये जो उदाहरण था वो बताता है। इसी प्रकार से औपचारिक जो एक देश की पूरी की पूरी प्रणाली है, और मौजूदा जो पारस्परिक कानूनी सहायता है, वो पूरा जो है काफी ज्यादा औपचारिक, जटिल और अक्सर समय लेने वाली जो प्रक्रियाएं होती हैं उन सब से लैस है। तो ये चीज को जो है थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाने की जरूरत है, और ये इसे थोड़ा अनौपचारिक यानी कि इस प्रकार के उसमें आयाम हो कि जल्दी जल्दी काम हो पाए और काफी सही तरीके से हो, इस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, ये जो है कहा गया है। ठीक है, तो इसकी से संबंधित हम ये कह सकते हैं कि अगर कई अपराध ऐसे भी हैं जैसे बच्चों के जो है पोर्नोग्राफी होती है, यानी कि उनके अश्लील तस्वीरें, अश्लील वीडियो जो है वो अलग अलग देशों में जो है वितरण किए जाते हैं। इनसे संबंधित जैसे बच्चों के जो अश्लील वीडियो और जो फोटो, इनसे संबंधित जो कानून होंगे वो ज्यादातर देशों में एक ही प्रकार के होंगे। पर ऐसे भी कुछ विषय है, ऐसे भी कुछ जो साइबर अपराध है जो कि एक देश में उन्हें अपराध माना जाएगा लेकिन दूसरे देश में उन्हें अपराध नहीं माना जाएगा। इसका एक उदाहरण है जो कि अभद्र भाषा में जो भाषण दिया जाता है, जिसे हेट स्पीच कहा जाता है हमारे जो अंग्रेजी में। तो ये जो है एक समूह को हम कह सकते हैं कि ध्यान में रखते हुए हो सकता है, किसी धर्म को ध्यान में रखते हुए हो सकता है ये पूरा हेट स्पीच जो है, या फिर ये किसी राजनैतिक लाभ के लिए भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो अभद्र भाषा में ये भाषण दिया जाता है, ये एक देश में अपराध हो सकता है पर दूसरे देश में अपराध नहीं है। ठीक है, तो ये इन सारी चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे टिकटॉक हो गया, इसे जो है हमने भारत में बैन किया है, पर अलग और देशों में इसे बैन नहीं किया गया होगा। हमने अपने देश की अखंडता, संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए इसे बैन कर दिया, लेकिन ये जो है अन्य देशों में नहीं बैन हुआ होगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है कि किस प्रकार से अलग अलग देश जो है इनसे निपटेंगे। ये जो है साइबर सुरक्षा के जो है विश्व, पूरे विश्व में किस प्रकार का आयाम है उस पर ये उदाहरण। इसी प्रकार से इंटरनेट जो है सीमा नियंत्रणों को नहीं जानती है, नहीं पहचानती है। इसे प्रतिबंधित अगर करना है किसी भी तरह से कुछ वेबसाइटों को, तो उसे कैसे किया जा सकता है? देखिए, इसे दो स्तर पर किया जा सकता है। जैसे इंटरनेट है तो उसके क्या क्या इसके सारे इसे अगर इस सेवा को पाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। जैसे आप हैं, आप इंटरनेट पा रहे हैं तो आपको कोई इंटरनेट प्रोवाइडर जो पहुंच प्रदाता जिसे कहा जाता है, वो देगा आपको ये इंटरनेट प्रोवाइड करके।
और ये जो है किसी एक जगह से इस चीज को निकाला जाता है जहां पर ये पूरा जो सेवा आप ले रहे हैं वो रहेगा। तो ये जो है सेवा प्रदाता का कहलाता है, ये पहुंच प्रदाता है, यानी कि ये जो है आपको वहां से यहाँ तक की पहुंच जो है वो देता है, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन दिया जाता है। तो जो पहुंच प्रदाता है वो क्या कर सकता है, वो जो है जिस भी व्यक्ति को जो है नहीं दिखाना है, या फिर जिस भी देश में उसे कुछ वेबसाइटों को नहीं दिखाना है, उन वेबसाइटों को उस देश में वो जो है ब्लॉक कर सकता है, यानी कि वहां से जो है कोई भी जो जानकारी है वो इस देश को पहुंच नहीं पा रही है। और जो यहाँ पर सेवा प्रदाता है वो ये देख सकता है कि कौन से देश में जो है मेरी जानकारी नहीं पहुंचनी चाहिए, उस देश के जो भी आईपी है, जो भी एड्रेस है, उन सबको जो है वो ब्लॉक कर सकता है। तो इस प्रकार से आप प्रतिबंधित कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको इन सारे संगठनों से उनसे बात करते हुए उनके साथ चलने का जो है सीखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा सरकार को। तो इसी प्रकार से विकासशील देशों के लिए किस प्रकार के परिणाम है साइबर सुरक्षा से संबंधित, तो हम ये कह सकते हैं विकासशील देशों में इन सब चीजों के लिए काफी ज्यादा समय की आवश्यकता होती है, और जो है इसकी लागत गहन बहुत ज्यादा होती है। तो विकासशील देश पूरी तरह से इस चीज को अच्छे तौर पर ला नहीं पाते हैं, और ये कहा जा रहा है कि अगर विकासशील देशों में पहली बार इंटरनेट या फिर कोई नई तरह की सेवा लाई जा रही है तो इसके साथ साथ आपको उसके सुरक्षा के बारे में सोचते हुए सुरक्षा के साथ साथ उस चीज को लाने की जरूरत है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, आपने इंटरनेट सेवा तो ले आए, लेकिन उसके साथ साथ उसके सुरक्षा के सारे आयाम देखते हुए, उसका प्रबंधन करते हुए साथ में ही आपको लाना चाहिए। ये नहीं कि आपने इंटरनेट सेवा दे दी फिर बाद में सुरक्षा के जो है आयाम आप लगा रहे हैं, नियम कानून लगा रहे हैं, तो उससे काफी ज्यादा दिक्कत होती है, जैसे जो विकसित देशों में देखा गया है। ठीक है, तो ये चीजें जो है विकासशील देशों को जो है अधिक तीव्रता से इसका जो ये साइबर सुरक्षा या फिर साइबर अपराधों के जो वजह से अधिक तीव्रता से प्रभावित जो ये सारी चीजें करती हैं, और इसके लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ साथ हमारे देश के कानूनों को एक स्तर पर लाने की जरूरत है। कौन से देश हैं ये विकासशील देश जो है, उनको इन सब चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है, ऐसा कहा जा रहा है। इसी प्रकार से साइबर अपराध की घटनाएं जो है उनके बारे में अगर हम देखें तो साइबर क्राइम जो है कंप्यूटर से संबंधित अपराध उनसे काफी अलग है। तो साइबर क्राइम की अगर हम बात करें तो ये कंप्यूटर क्राइम यानी कि कंप्यूटर से संबंधित अपराधों से किस प्रकार से अलग है, तो साइबर क्राइम तब होगा अगर ये कंप्यूटर जो है, देखिए दो तरह के हो सकते हैं। जो कंप्यूटर जो है यहाँ पर आपको पहले तो कंप्यूटर को नुकसान किया जा सकता है जो पहले होता था, और ये कंप्यूटर अभी कनेक्टेड है इंटरनेट को, यानी कि किसी नेटवर्क को कनेक्टेड है। तो जब ये किसी नेटवर्क को कनेक्टेड है तो कंप्यूटर को तो नुकसान पहुंचाना है, तो वो नेटवर्क के द्वारा हो सकता है, या फिर अगर ये नेटवर्क को कनेक्टेड नहीं है तो उस जगह पर जाना पड़ेगा और उस कंप्यूटर को और उसमें जो जानकारी है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए उस जगह पर जाना पड़ेगा। और अगर आपको दूर से नुकसान पहुंचाना है तो इसे नेटवर्क को कनेक्टेड होना चाहिए। तो नेटवर्क से संबंधित जो भी चीजें हैं उसे साइबर क्राइम यानी साइबर अपराध कहा जाता है। कंप्यूटर अपराध जो है ये पहला तरह का अपराध हो गया कि कंप्यूटर को आप जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरा तरह का अपराध क्या है, उसके नेटवर्क को के द्वारा आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं या फिर नेटवर्क को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इन दोनों चीजों में जो दूसरा भाग है ये सिर्फ साइबर क्राइम कहलाता है, साइबर अपराध कहलाता है। इस पूरी चीज को हम जो है कंप्यूटर अपराध कहते हैं। तो ये दो चीजें अलग हैं। तो इसी प्रकार कंप्यूटर से संबंधित अपराध जो है नेटवर्क से कोई भी संबंध उनका नहीं होता है। ठीक है, अगर सिर्फ कंप्यूटर से संबंधित ये वाला अपराध के बारे में बात करें तो इनका नेटवर्क से कोई भी संबंध नहीं होता है। ठीक है,
तो इसी से संबंधित और भी परिभाषाओं के बारे में हमने इतनी चर्चा कर ली, तो अगर हम अभी परिभाषा देखेंगे तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि साइबर क्राइम की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी तरह के गैर कानूनी व्यवहार जो कि किसी नेटवर्क के द्वारा की जाती है और उससे जो है नुकसान पहुंचे या नहीं पहुंचे, पर आप जो है कंप्यूटर के द्वारा किसी और के कंप्यूटर में नेटवर्क के द्वारा घुसने की कोशिश करते हैं, तो उसे साइबर क्राइम जो है वो कहा जा सकता है। और इस प्रकार से अगर आप ये भी चीज है कि अगर आप अवैध तरीके से ऐसी जानकारी का जो है लाभ उठा रहे हैं, जानकारी, या फिर अगर हम देखें तो बच्चों के जो है अश्लील तस्वीरें हो गई, अश्लील उनके वीडियो हो गए, इन सारी चीजों को अपने पास रख रहे हैं और इससे लाभ उठा रहे हैं या फिर इसका वितरण कर रहे हैं, तो उसे हम साइबर क्राइम कह सकते हैं। ठीक है, तो साइबर क्राइम के प्रकार जो है उनके बारे में अब चर्चा करते हैं। तो साइबर क्राइम के अलग अलग प्रकार हैं। सबसे पहला जो है कंप्यूटर डेटा और जो है सिस्टम की गोपनीयता से संबंधित जो है पहला साइबर क्राइम है, जहां पर आपकी जो गोपनीय जो जानकारी है उससे या फिर किसी संगठन की जानकारी है जरूरी गोपनीय होनी चाहिए, जिसे उससे संबंधित जो है अगर ये अपराध किया जाए तो उससे कंप्यूटर डेटा और सिस्टम की गोपनीय जानकारी से संबंधित अपराध कहा जा सकता है। इसी प्रकार से कंप्यूटर से संबंधित अपराध, जिसके बारे में हमने देख लिया, जिसमें नेटवर्क का कोई भी काम नहीं होता है। और सामग्री संबंधी अपराध यानी कि कंटेंट रिलेटेड क्राइम्स जो होते हैं वो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो है जैसे कोई फिल्म हो गई जो पायरेटेड कहा जाता है, तो ये फिल्म जो है रिलीज होने से पहले कई जगहों पर दिख जाती है, रिलीज होते ही कई जगहों पर आपको मिल जाती है, तो ये सामग्री से संबंधित अपराध हो गया। और इसी प्रकार से प्रतिलिप्याधिकारी कर जो संबंधी अपराध हैं यानी कि कॉपीराइट रिलेटेड अपराध हैं, तो इसके बारे में ही मैंने अभी कहा। तो ये जो है अगर किसी के पास किसी चीज का कॉपीराइट है, अगर आपको वो इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको उनको रॉयल्टी देना पड़ता है। ठीक है, रॉयल्टी का मतलब है कि उनको या तो पैसे देने पड़ते हैं या तो उनसे जो है परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपीराइटेड अगर है तो अगर आपने इस्तेमाल किया तो वो एक अपराध कहलाता है। इसी प्रकार से साइबर क्राइम के तरीके जो है उनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो पहला है हैकिंग, जहां पर जो है अनधिकृत उपयोगकर्ता जो है वो घुस जाते हैं किसी और के कंप्यूटर में और उससे जानकारी निकालना, कंप्यूटर को खराब करना और वायरस वगैरह उसमें डाल देना, इस प्रकार के काम जो करते हैं उसे हैकिंग कहा जाता है। तो इसमें कई प्रकार के हैकर होते हैं। पहले तो व्हाइट हैट हैकर्स हैं जो कि सिर्फ आनंद लेने के लिए घुस जाते हैं, और वो अपना कई ऐसे लोग हैं जो अपना कर्तव्य मानते हैं कि किसी तरह की जानकारी जो है उसे लोगों तक पहुंचाना है, तो वो किसी भी सरकारी जो कंप्यूटर है उसमें घुस जाते हैं और जानकारी निकाल के लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है व्हाइट हैट हैकर्स हो गए। ब्लैक हैट हैकर्स हैं, ये जो है नुकसान पहुंचा के ही काम लेंगे, या तो वायरस घुसा देंगे वहां पर या फिर वॉर्म जो है उसे घुसा देंगे। ये सारे जो कंप्यूटर को खराब कर देते हैं उन चीजों को उसमें घुसाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे और पैसे वगैरह जो है लूटने से संबंधित जो काम करते हैं वो ब्लैक हैट हैकर हो गए। और एक जो है ग्रे हैट हैकर है, ये जो है कभी कभी हैकर बन जाते हैं, कभी कभी वे जो है सही तरह से अपनी हैकिंग की तकनीक को यानी कि एथिकल हैकिंग जिसे कहा जाता है वो करते हैं, और कभी कभी अगर उन्हें गुस्सा उस्सा आ जाता है तो वे गलत काम भी करने लगते हैं, तो उन्हें ग्रे हैट हैकर कहा जाता है। अगली जो है ये साइबर स्टॉकिंग कहते हैं, जहां पर किसी को परेशान करने का काम किया जाता है। तो ज्यादातर साइबर स्टॉकिंग पुरुष करते हैं महिलाओं के खिलाफ उनको परेशान करने के लिए। अगर ये महिलाएं जो हैं किसी तरह से उनकी बात नहीं सुन रही हैं, और ये जो है बहुत ही बड़ा अपराध कहलाता है। इसी प्रकार से जो है स्पैमिंग एक तरह का अपराध माना जाता है।
स्पैमिंग क्या होता है? इसमें जो है स्पैम मेल्स भेजे जाते हैं, यानी कि पूरे एडवर्टाइजमेंट वाले मेल जो है बहुत सारे अगर कोई कंपनी भेज देता है और इससे किसी कंपनी के सर्वर को जो है ओवरलोड हो जाता है, तो उस समय उस स्पैमिंग को जो है अपराध माना जाता है, वरना तो ये अपराध नहीं है। इससे जो है चिढ़ आती है, अलग अलग अजीबो गरीब जो है एडवर्टाइजमेंट से संबंधित मेल अगर आते हैं हमें। ठीक है, अगला है साइबर कामोद्दीपक जो चित्र हैं, यानी कि पोर्नोग्राफी जो होती है, अश्लील तस्वीर जो होते हैं, महिला और बच्चे जो हैं कई सारे इस पूरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा ही फंसे हुए हैं। और इसी प्रकार से अगला है फिशिंग, जिसमें जो है जैसे हाल ही में एक आया था, वेबसाइट आप खोल रहे हैं HTTPS SBI, तो आपको एक वेबसाइट दिख रही है जो कि एकदम SBI जैसी है। आप उसमें जा रहे हैं, आपने अपना जो है आईडी डाल दिया, फिर पासवर्ड डाल दिया, ये डालते ही जो है वेबसाइट खुलती है और वहां पर आप जो है अपनी जानकारी देख सकते हैं। लेकिन वो सब जो है पूरा फेक होता है, आपके नाम का भी नहीं होता, और तब आपको पता चलता है अरे मैंने तो गलत वेबसाइट पर SBI सोचकर डाल दिया। तब तक जो है आपकी आईडी पासवर्ड पहुंच जाती है किसी के पास, और वो उन्होंने सारा का सारा आपका माल जो है वो ट्रांसफर करा लिया, पैसे आपके अकाउंट से ट्रांसफर करा लिया। तो इस चीज से काफी ज्यादा बच के रहना है। इसीलिए जब भी आप वेबसाइट में जो है इस प्रकार से डालें, तो गलत पासवर्ड डालकर घुसने की कोशिश करें। अगर वो वेबसाइट पे गलत पासवर्ड के साथ भी घुस जा रहा है, मतलब वो वेबसाइट नकली है, क्योंकि आपका वेबसाइट का जो पासवर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ आपके बैंक को ही पता होगा और किसी को नहीं पता होगा, यानी कि बैंक के कंप्यूटर को ही पता होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बचा जा सकता है। ये जो काम है जहां पर पहचान छुपाकर ये काम करने की कोशिश की जाती है, उसे फिशिंग कहा जाता है। सॉफ्टवेयर चोरी, यानी कि इसमें जो है जो अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर है जिनके बहुत ज़्यादा दाम है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ वगैरह हो गया, कई लोग जो है अलग अलग जगह से इन्हें लेते हैं। हालांकि विंडोज़ का दाम बहुत ज़्यादा है, पर ये जो है अलग अलग वेबसाइटों पे आपको उपलब्ध है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये खुलेआम सॉफ्टवेयर चोरी है। इसी प्रकार से जो है कॉर्पोरेट जासूसी हो गई, जिसमें जो है आप किसी के साथ जासूसी करवा रहे हैं या कर रहे हैं इस जानकारी के लिए उस कंपनी से संबंधित, तो ये भी एक तरह का अपराध हो गया। और मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, बहुत ही बड़ा अपराध है, जहां पर काले धन को सफेद करने का काम जो है अवैध तरीकों से ये करने का काम जो है होता है। ऑनलाइन भी ये चीज होती है। अगला है गबन, जहां पर धन संपत्ति या मूल्य जो किसी को आप सौंपते हैं, जैसे आप जो है बहुत सारा डेटा किसी को सौंप देते हैं अपनी कंपनी को और कहते हैं कि इससे संबंधित जो है काम करो, सर्विसेज आपको आप जो है इससे संबंधित दो। वहां पर बहुत सारे स्टूडेंटों का डेटा है सपोज, तो ये डेटा किसी ने किसी को बेच दिया, तो आप कह सकते हैं कि इसमें गबन हुआ है, यानी कि साइबर जो डेटा है उस सबको लिया और इसे किसी को बेच दिया, अपना खुद का फायदा किया, जबकि ये पूरा डेटा कंपनी का था। अगला है पासवर्ड स्निफर्स, तो ये जो है आपकी गतिविधियों पर कंप्यूटर पर अलग अलग तरह से जो है निगरानी रखते हुए आपके पासवर्ड को लेने से संबंधित काम करते हैं। आपने देखा होगा जैसे ऑनलाइन पेमेंट की जाती है, वहां पर कई बार जो है कंप्यूटर में नीचे आता है, एक तो वेबसाइट का खुद का आता है सबमिट, और नीचे एक और आता है सबमिट करके। तो अगर आपने यहाँ पर सबमिट कर दबा दिया तो आपका पासवर्ड जो है ये उसमें सेव हो जाता है। तो ये चीज कई लोग करते हैं और सही मानते हैं, पर ये चीज मुझे जो है सही नहीं लगती है, क्योंकि वहां पर जो है वेबसाइट पर ही आपका पासवर्ड जाना चाहिए, किसी और जो सॉफ्टवेयर में नहीं। तो इस तरह से इन चीजों से बचकर रहिएगा, ये सारे पासवर्ड स्निफर्स माने जाते हैं। इसी प्रकार से फुदकना और स्पूफिंग, ठीक है, इसमें क्या होता है, साइबर फिशिंग टाइप का ही है, जहां पर आपको एक वेबसाइट है वो आपको पता नहीं चलेगी, पर वो नकली है और वो असली के जैसे आती है, और उसमें आप जो है आपकी जानकारी डाल देते हैं। अगला है क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, ये तो बहुत होता है, जिसमें क्रेडिट कार्ड के से संबंधित जानकारी जो है वो आपको बैंक कॉल कर रही है, इस तरह से कॉल करके वो निकाल लेते हैं, और ये जानकारी से आपके पैसे जो है ऑनलाइन निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से वेब जैकिंग, जहां पर जबरदस्ती किसी वेबसाइट के से संबंधित जानकारी निकाली जाती है, घुसा जाता है, उसे वेब जैकिंग कहा जाता है।
साइबर आतंकवाद, इससे तो सभी लोग जानते ही हैं, जहाँ पर जो है साइबर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए आईएसआईएस जो है रिक्रूटमेंट भी करती है बाकायदा, और सारे के सारे जो मटेरियल है उससे ऑनलाइन भेजा जाता है, पढ़ाई होती है, कई काम होते हैं इससे, तो ये सब आतंकवाद किया जाता है और इससे उनका काम भी काफी आसान हो गया आजकल, ऐसा कहा जा सकता है। तो अगला है कंप्यूटर जो अपराध है और साइबर अपराध का विकास किस प्रकार से हुआ, उससे संबंधित थोड़ी सी हम उसकी पहले की सारी जानकारी देख लेते हैं। तो ये कब हुआ? जब से तकनीक बनी है, ये कंप्यूटर बना है, तब से ही ये शुरू हो गया अपराध होना, और निरंतर जो है तकनीकी विकास होते रहा और अपराध में भी तकनीकी विकास होते रहा। तो 1960 के दशक की अगर हम बात करें तो शारीरिक जो क्षति पहुंचाई जाती थी, कंप्यूटर लेके तोड़फोड़ करते थे, वही कर पाते थे उस समय, क्योंकि नेटवर्क तो था नहीं, इंटरनेट तो था नहीं। 1970 के आसपास की अगर बात करें तो उस समय भी शारीरिक क्षति पहुंचाई जाती थी, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम का जो है अवैध उपयोग और जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है उसका हेरफेर भी होने लगा। तो डेटा है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए फ्लॉपी सीडी वगैरह जो है, उस समय तक सीडी तो नहीं, इस प्रकार की कुछ कुछ चीजें जो है वो डेवलप होना शुरू हो गई थी। तो डेटा जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाओ और उसका इस्तेमाल करो, ये कुछ चीजें वो करते थे करामात। तो 1980 के दशक की अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत कंप्यूटर जो है ये आ गया था। तो व्यक्तिगत कंप्यूटर आएगा तो आप अपने जो है पासवर्ड हो गया, या फिर उस समय तो चलो पासवर्ड नहीं था, पर आपसे संबंधित जरूरी जानकारी आप उसमें डालने की कोशिश करेंगे, जिसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। तो इस जानकारी को चोरी करने का काम जो है उस समय से शुरू हो गया। सॉफ्टवेयर चोरी का काम भी शुरू हो गया, तब सॉफ्टवेयर बनने लगे 1980 के आसपास, और तब सॉफ्टवेयर चोरी जो है उसका काम शुरू हो गया। इसी प्रकार से नेटवर्क आ गया फिर 1990 और 2000 के आसपास, तो उस समय नेटवर्क आ गया, इंटरनेट धीरे धीरे आने लगा था, और ये जो है अपराध स्थल पर उपस्थित नहीं होते हुए भी वे अपना काम कर ले जाते थे। इसी प्रकार से नेटवर्क के माध्यम से जो है सॉफ्टवेयर वितरण करने लगे, ये जो है सॉफ्टवेयर को नेटवर्क पर डाल देते थे और वहां से लो अपना, और ये बाल पोर्नोग्राफी जो है वो भी चलने लगा। और संयुक्त राष्ट्र जो महासभा संकल्प है, इन्होंने जो है इसके विरुद्ध जो रेजोल्यूशन है, संकल्प है, वो लेकर आए थे। इससे ये पता चलता है कि उस समय ये काफी ज्यादा व्यापक था। इसी प्रकार से 21वीं सदी की अगर बात की जाए तो अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, फिशिंग हो गया, स्वचालित अटैक हो गया, अपने आप से हो जाते हैं जो सारे अटैक हैं, हैकिंग है, जैकिंग है, सब हम देख चुके। तो ये सारी चीजें जो अभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस साइबर सुरक्षा से संबंधित काफी सारी जानकारी हमने देखी, और इससे संबंधित और भी जानकारी हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आपको ये सारा पसंद आया होगा आज का लेक्चर, और अगर आपको और भी अन्य चीजों से संबंधित जानकारी कुछ चाहिए तो इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं।